आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मॉडल सेट 4 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के कंप्लीट सॉल्यूशन को करेंगे। अगर आपने अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट सॉल्यूशन को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मतलब मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो आप याद रखिएगा ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन हाइड्रा तो दिया हुआ नहीं है, तो आप याद रखिएगा ईस्ट और हाइड्रा में कैसा होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि मानव हृदय में कितने अलिंद तथा कितने निलय होते हैं। देखिए जो मानव का हृदय होता है ना, इसमें 4 कक्ष यानी कि 4 कोष्ठक यानी कि 4 चेंबर होते हैं और 4 चेंबर ये जो है इसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है कि वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क की जो रचनात्मक और एक कार्यात्मक इकाई है इसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, जिसे हम लोग हिंदी से वृक्काणु भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, अगर यहाँ पर आपका वृक्काणु भी लिखा हुआ आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वृक्काणु बोलिए, नेफ्रॉन बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। हिंदी से वृक्काणु और इंग्लिश से नेफ्रॉन बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि ये कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ठीक है, देखिए जो प्लेटलेट्स होते हैं ना या फिर पट्टिकाणु, ये जो कण है ये क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान के चलिए हमारे शरीर का कोई भी पार्ट्स जैसे कट जाता है तो वहां से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये थोड़े ना होता है कि पूरा शरीर का खून निकल जाता है, नहीं। आप देखेंगे जहां से खून निकलता है वहां पर थोड़ा सा खून क्या होता है? जम जाता है, यानी रक्त का थक्का बन जाता है, जिस कारण रक्त का बहाव वहां पर रुक जाता है। और ये काम कौन करता है? तो प्लेटलेट्स जो होता है यानी जो पट्टिकाणु होते हैं ये काम को करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो ऑप्शन नंबर ए है। देखिए रक्त का यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में पूछा गया है। यहाँ पर हम लोग वहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे जो 5 नंबर में पूछा गया है, वहां पर हम लोग अभी प्लेटलेट्स, लाल रक्त, श्वेत रक्त कण, ये सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? जो मटर का पौधा लिया था और उसी पर आनुवंशिकता का जो भी मतलब कंसेप्ट है वहीं से वो डिस्क्राइब किया था। और जो कौन से वैज्ञानिक है जिसे हम लोग आनुवंशिकी का पिता कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है कि अमाशय की जठर ग्रंथियां, यहाँ पर खाली स्थान है, स्रावित करती है। देखिए यहाँ पर ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि से हमारा जठर रस निकलता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? जठर रस। यहाँ पर आप क्या भरेंगे? जठर रस भरेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को देखें। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। देखिए एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम करता है जल का वहन। देखिए जाइलम से जल आता है, तो जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। और जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम क्या करता है? भोजन का वहन करता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? पादप में जाइलम क्या करता है? जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। बात समझ में आया? देखिए जाइलम और जल एक ही टाइप का पढ़ने को लग रहा है। तो जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। देखिए जाइलम क्या करता है? जाइलम जल का वहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? ये भोजन का वहन करता है, भजन नहीं, ठीक है, भोजन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि ऐसे पदार्थ को, यहाँ पर खाली स्थान है, कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग यहाँ पर भरेंगे हम लोग जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, या फिर जैव निम्नीकरण भी बोल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? यहाँ पर 34 तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे ना, यहाँ पर मुझे भी देखकर हंसी आ रहा है। क्या हंसने का चीजें देखिए, यहाँ पर ये सब 1 अंक का क्वेश्चन है, जबकि यहाँ पर नंबरिंग क्या गया है? 2-2 नंबर, ठीक है, जो कि यहाँ पर मजाक वाला बात हो गया है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई मजाक वाला बात नहीं है, ठीक है। ये सब आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर का ये सब क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े,
अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, टाइम कम होने के कारण मैंने इसको हैंडराइटिंग टाइप का लिख लिया है और रात हो गया था, ठीक है, इसलिए थोड़ा इसका क्वालिटी कम आया है। रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या है कि परावैंगनिक किरणों के जीवधारियों पर पड़ने वाली किन्हीं दो हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन 2 नंबर में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 हानिकारक कारण लिखना है, ठीक है। तो देखिए परावैंगनिक किरणों से क्या होता है कि आंखों में मोतियाबिंद का होना, आंखों में मोतियाबिंद होता है, और त्वचा कैंसर होना, त्वचा कैंसर भी इससे होता है। तो 2 मैंने लिख दिया। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसका उपोत्पाद क्या है, ठीक है। यहां से भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। देखिए, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां मतलब क्या क्या होना ही चाहिए। तो पहला बात, क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सब होना ही चाहिए, तभी वो भोजन अपना बना पाएंगे। इसमें उत्पाद क्या बनेगा अभी हम लोग देखेंगे। पहले तो आप इस अभिक्रिया को देखिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो पेड़ पौधा होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और जल बनाता है। तो यहां पर आपको पूछा गया है कि उपोत्पाद क्या होगा। तो यहां पर आपका एक ग्लूकोज हो जाएगा, एक ऑक्सीजन हो जाएगा और एक जल होगा। और यहां पर ये जो ऑक्सीजन बनता है इसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया उत्पाद में एक हमें ग्लूकोज मिल रहा है कि C6H12O6, एक मिल रहा है ऑक्सीजन यानी कि O2, एक मिल रहा है जल यानी कि H2O। क्लियर है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्या मिसप्रिंट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका अथवा दे दिया है, यहाँ पर भी अथवा दे दिया है, जबकि ये वाला अथवा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये वाला अथवा नहीं होगा, ठीक है, ये वाला अथवा नहीं होगा। हाँ, ये 2 क्वेश्चन में अथवा होगा, ये 2 क्वेश्चन में अथवा होगा। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप चाहे तो नेट में एकदम अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर ये और वाला नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये मिसप्रिंट है, ये नहीं होगा। नीचे वाला क्वेश्चन होगा, नीचे वाला ये भी क्वेश्चन होगा। ये हमारा 2 नंबर का है और ये हमारा 5 नंबर का है। तो चलिए एक करके देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि वायवीय यानी कि ऑक्सी तथा अवायवीय यानी कि अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर जब आपको 2 नंबर दिया जाएगा तो आप केवल और केवल 2 अंतर को ही लिखें। आप ज्यादा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए एक साइड में हमने लिखा है वायवीय श्वसन, एक साइड में हमने लिखा है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहेंगे, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये नहीं, ये इतना नहीं लिखना, बस इतना में ही हो गया। अनुपस्थिति में होता है उसे हम लोग अवायवीय श्वसन बोलेंगे। इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए। इसका पहला चरण कोशिका द्रव्य एवं दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसका पूरा प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। वायवीय श्वसन उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, अवायवीय श्वसन निम्न जीवधारियों में पाई जाती है। अगर आप इतना ही लिखते हैं, अगर आप इसको लिखते हैं, मतलब आप केवल और केवल 2 लिखिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मान के चलिए कि यही क्वेश्चन अगर आपका 4 नंबर में पूछा जाए तो आपको 4 पॉइंट लिखना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्लियर है। आगे बढ़ें तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 38 कि हमारी पेशियों में अकड़न कैसे आ जाती है। तो देखिए पेशियों में अकड़न आने के निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है कि विटामिन की कमी, यानी कि शरीर में विटामिन बी एवं डी की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जिससे पेशियों में अकड़न आ जाती है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर मैंने ये सब का, जैसे यहाँ पर मैंने इस तरह से जैसे लिखा है, ये सब का मैंने नहीं लिखा। आप चाहे तो नेट में सर्च करके लिख सकते हैं, नेट में आपको मिल जाएगा। ये भी चीज जो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, ये भी मैंने नेट से ही लिया हुआ है। ठीक है, आप सिंपल सा लिखिएगा नेट में कि हमारी पेशियों में अकड़न कैसे आ जाती है। आपको नेट में बहुत सारा आंसर मिल जाएगा, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पॉइंट अगला क्या है कि शरीर में पानी की कमी होना, शरीर में जैसे पानी का कम हो जाना, इससे भी क्या होता है, पेशियों में अकड़न आ जाती है। कमजोर लीवर, जिनका लीवर कमजोर होता है, इससे भी पेशियों में अकड़न आती है। कैल्शियम का अभाव, अगर आपके शरीर में, आपके हड्डियों में कैल्शियम का अभाव है तब भी ये पेशियों में अकड़न आएगा। पोटेशियम की कमी, पोटेशियम की कमी से भी, दवाइयां भी एक वजह है, दवाइयां से भी कभी कभार पेशियों में अकड़न आ जाती है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए आपको लग रहा होगा, आप बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो 5 नंबर का है और आपने इतना वर्ड तो नहीं लिखा है। मिनिमम देखिए आपको 100 वर्ड यहाँ पर लिखना है, तो आपने तो 100 वर्ड तो लिखा नहीं है, तो क्या सर इसमें हमको नंबर मिलेगा। तो पहला बात, ये क्वेश्चन आएगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन
अल्टर टाइप का है। और अगर आपको कंप्लीट आंसर चाहिए तो आप गूगल में सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो जो पॉइंट हमें बताना था बता दिया मैंने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। पहला तो आपको बताना है कि रक्त क्या है, फिर आपको बताना है रक्त के कार्य लिखें। तो देखिए रक्त क्या होता है? तो रक्त एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें 55% तरल एवं 45% रक्त कणिकाएं होती है। रक्त के अवयव, ठीक है, मतलब रक्त में जो कणिकाएं पाई जाती हैं क्या क्या होते हैं। तो देखिए रक्त के जो अवयव है, एक हमारा होता है प्लाज्मा, एक होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल जिसको हम लोग लाल रक्त कणिका या फिर लाल रक्त कण भी बोलते हैं, एक होता है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग श्वेत रक्त कणिका या फिर श्वेत रक्त कण भी बोलते हैं, और एक होता है प्लेटलेट्स। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? तो यह हल्के पीले रंग का रक्त का तरल भाग होता है। इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन तथा 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? तो यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। ये शरीर का जो टेम्परेचर है इसको कंट्रोल करता है और रोगों से हमें ये बचाता है। यह घावों को भरने में सहायता करता है। आरबीसी देख लीजिए, तो यह एक प्रकार की रक्त कोशिका होती है। मतलब ये जो आरबीसी ये क्या है? कोशिका है। इसका कार्य क्या है? ये O2 एवं CO2 का वहन करता है। मतलब O2 और CO2 को लेकर हमारे शरीर में दौड़ते रहता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम है? कि यह भी एक प्रकार की कोशिका होती है जिसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। इसका कार्य देख लीजिए कि शरीर की रोगाणुओं से रक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे देखिए अगला क्या है हमारे पास? तो प्लेटलेट्स ये क्या करता है? ये रक्त कोशिकाएं केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार की होती है। मतलब ये भी आपका एक रक्त का कोशिका ही है जो केंद्रक रहित, मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता और इसका भी जो आकार होता है ये अनिश्चित होता है। इसका कार्य क्या है? तो ये रक्त का थक्का बनाना, ये रक्त का थक्का बनाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि हमारा शरीर का कोई भी पार्ट्स कट जाता है तो वहां से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर देखिएगा रक्त का थक्का बनता है और खून निकलना बंद हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं रक्त के कार्य, रक्त का क्या क्या कार्य है। तो देखिए पहला कार्य क्या है कि रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना। पहला काम क्या करता है? ऑक्सीजन को कहां से लेता है? फेफड़ों से लेता है और कोशिका तक पहुंचाता है। फिर क्या करता है? अब कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से लेता है और फेफड़ों तक पहुंचाता है। यही इसका पहला काम है। दूसरा काम क्या करता है कि भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्वों जैसे कि ग्लूकोज हो गया को या कोशिकाओं तक पहुंचाना। मतलब जो ग्लूकोज वगैरह जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ये क्या करते हैं? उसको कोशिका तक पहुंचाते हैं। रक्त हार्मोन्स को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाना। जो भी मतलब हार्मोन्स होते हैं, रक्त क्या करते हैं? हार्मोन्स को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाते हैं। मतलब जहां जिस हार्मोन्स का काम है वहां उस हार्मोन्स को ये पहुंचाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे क्या है? हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है देख लीजिए आप यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नीचे भी आपका एक क्वेश्चन है और ये अथवा देकर दिया हुआ है और ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एक करके एकदम अच्छे तरीके से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि जनन क्या है? अलैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। मतलब अलैंगिक और लैंगिक जनन में आपको अंतर लिखना है। तथा एकल जीवों में प्रजनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखें। तो पहला तो बात करते हैं जनन क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने संख्या में वृद्धि करता है और अपना अस्तित्व कायम रखता है, जनन कहलाता है। आप समझ रहे होंगे, और अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आपको मैंने पहले ही जनन बता दिया है, वहां से आप कर सकते हैं। देखिए जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, तो चलिए देख लेते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। तो देखिए लैंगिक जनन क्या होता है कि वह जनन जिसमें 2 भिन्न लिंग वाले जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है कि 2 अलग अलग लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि वह जनन जिसमें 2 भिन्न लिंग वाले जीव की आवश्यकता नहीं होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई 2 भिन्न लिंग वाला जीव की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जो आपको और आगे क्वेश्चन पूछा गया कि एकल जीवों में प्रजनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखें। अब हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि एकल जीवों में प्रजनन की विभिन्न विधियां क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर आपको जैसे बहुखंडन जो हो गया,
यही इसका उदाहरण होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसी को अच्छे तरीके से। जैसे कि विखंडन, ठीक है, जैसे कि एक आपका हो जाएगा बहुखंडन और द्विखंडन। इसका जो एग्जाम्पल होगा ना, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, क्या है कि एकल जीवों में प्रजनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखें। तो आप कैसे लिखेंगे कि एकल जीवों में प्रजनन की विभिन्न विधियों के नाम निम्न प्रकार से है। एक आपको लिखना है द्विखंडन और एक आपको लिखना है बहुखंडन। बस समझ में आया, एक आपको लिखना है द्विखंडन, एक आपको लिखना है बहुखंडन। क्लियर है? देखिए यहाँ पर, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग विखंडन से ही स्टार्ट करके देख लेते हैं अच्छे तरीके से कि विखंडन क्या होता है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मुख्यतः एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है, उसे विखंडन कहते हैं। बात समझ में आया? इसमें क्या होगा कि एक कोशिकीय जीव जो रहेगा वह टूटकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करेगा, इसको विखंडन बोलेंगे। और ये जो द्विखंडन और बहुखंडन है, यही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए विखंडन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले बात कर लेते हैं द्विखंडन के ऊपर। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव विखंडित होकर दो जीवों का निर्माण करती है, उसे द्विखंडन कहते हैं। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक जीव है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो केंद्रक है, केंद्रक में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर खींचा हुआ, फिर से ये क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से मतलब हो गया। अब पुनः यहाँ पर क्या किया, दो इस प्रकार से अमीबा का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग संतति अमीबा बोलते हैं। इसी को हम लोग द्विखंडन कहते हैं। अमीबा में, यूग्लिना में, बैक्टीरिया इत्यादि, ये सब में क्या होता है, द्विखंडन होता है। और ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र का यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया गया है, जो आपको अभी मैं बताऊंगा। द्विखंडन आप समझ गए, बहुखंडन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव विखंडित होकर दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है, उसे बहुखंडन कहते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि द्विखंडन में क्या होगा, दो जीव का निर्माण होगा। बहुखंडन में क्या होगा, दो से अधिक जीवों का निर्माण होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अमीबा, प्लेज्मोडियम इत्यादि, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये प्लेज्मोडियम का चित्र है, ठीक है। तो अमीबा में आपका द्विखंडन भी होता है, बहुखंडन भी होता है। आगे बढ़ें, आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला जो क्वेश्चन है चित्र वाला, कि चित्र का निरीक्षण करें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर इस चित्र को आप गौर से देखें। आपको पहला बताना है कि चित्र क्या दर्शाता है। चित्र में प्रदर्शित घटना का विवरण प्रस्तुत करें और पुनरुद्भवन का क्या अर्थ है। देखिए पहला बात, ये चित्र क्या दर्शा रहा है, तो ये चित्र क्या दर्शा रहा है कि अमीबा में किस प्रकार से द्विखंडन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो जीव का निर्माण हो रहा है ना, तो दो जीव का निर्माण होने से क्या बोलते हैं, द्विखंडन। चित्र क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अमीबा में द्विखंडन। चित्र में प्रदर्शित घटना का विवरण प्रस्तुत करें, जैसे कि अभी मैंने आपको द्विखंडन का जो बताया, आपको वही चीज लिख देना है। और पुनरुद्भवन क्या होता है, इस चीज को अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका और इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि वही चीज है, चित्र क्या दर्शाता है। देखिए चित्र अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन को दर्शाता है, एक बात हो गया। दूसरा बात देखिए, सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। देखिए यहाँ पर ये जैसे कि ये हमारा केंद्रक है, केंद्रक में कुछ इस प्रकार से खींचा हुआ, फिर केंद्रक कुछ इस प्रकार से हुआ, फिर देखिए ये केंद्रक इधर एक साइड हो गया, इधर एक साइड हो गया, फिर यहाँ पर संतति अमीबा का निर्माण हो रहा है। प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर दोनों तरफ से धंसना प्रारंभ करती है, केंद्रक तर्कु की तरह फैल जाता है, दो कोशिकाएं बन जाती है और दोनों में केंद्रक उपस्थित रहता है। यह समसूत्रण की विधि है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो रहा है। और आगे हमारे पास क्या था, पुनरुद्भवन। तो देखिए पुनरुद्भवन क्या होता है, जिसको हम लोग पुनर्जनन भी कहते हैं। जब कोई जीव किसी कारण से दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। बात समझ में आया? कोई एक जीव रहेगा जो क्या होगा, दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित होगा तथा इसका प्रत्येक भाग अपने खोए हुए हिस्से को प्राप्त करके नए जीव का निर्माण करता है। बात समझ में आया? कोई एक क्या है, जीव है जो टूटकर दो या दो से अधिक मतलब टुकड़ों में बढ़ जाता है, और जो टुकड़ा में बढ़ गया ना, वो टुकड़ा क्या होता है, अपना जो पहले का जो रूप है एक एक करके धारण करता है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन बोलते हैं। इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। ये किसमें किसमें होता है, जैसे कि प्लेनेरिया में, स्पायरोगायरा में, हाइड्रा में इत्यादि। अगर आप इसके चित्र को देखेंगे तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए इस चित्र को देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई एक मान के चले पदार्थ है, ये कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए ये तीन चीज में टूट गया, इसमें। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, पुनः ये अपना जो ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल शेप को ग्रहण कर लेता है। बात समझ में आया? तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन। तो ये था हमारा बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।